नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। बच्चों, हमने कल डीआई की मैराथन क्लास डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि कितना मैराथन क्लास में फ़ायदा मिलेगा और कहाँ-कहाँ फ़ायदा मिल सकता है ना? तो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया था। आज बारी है उन डिस्कस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, है ना? तो ये पेट स्पेशल है, अदर एग्ज़ाम्स में भी इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा, बहुत महत्व रहेगा। और ये मास्टर क्लास सेकंड है। आज ही मैं सभी तरह की डीआई ख़त्म कर दूंगा। ज़्यादा दूसरी क्लास नहीं लाना पड़ेगा। बस इसी क्लास को अगर आप देख लेंगे तो पूरे के पूरे 20 नंबर का काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए, लिखा है पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियों XYZ द्वारा कागज का उत्पादन, जो कि लाख टन में दिया गया है, ग्राफ में दिया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और उन सवालों का जवाब दें जो अनुसरण करते हैं। मतलब ये है, आपको ग्राफ देखना है और ग्राफ के आधार पर सवालों के हल बताने हैं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 1998 में कंपनी जेड के उत्पादन और 1996 में कंपनी वाई के बीच में क्या अंतर है। तो देखो भाई, एक्स कौन सा है? एक्स आपका ब्लू वाला है। एक्स कौन सा है? एक्स आपका ब्लू वाला है। वाई कौन सा है? वाई आपका रेड वाला है और ग्रीन वाला आपका जेड है। ठीक है, तो अब देखो 1998 में जेड देखना है। 1998 में जेड देखना है, तो 1998 ये रहा। और जेड का कौन सा है? ग्रीन वाला। तो ये ग्रीन का है, तो ये देखिए 45 है। कितना है? 45। तो 1998 में जेड का यहीं पे लिख लेते हैं 45, कोई समस्या नहीं होगी। अब कह रहा है 1996 में वाई, तो 1996 आपका ये रहा। और वाई कौन सा है? वाई आपका रेड वाला है। तो रेड वाला देखें तो 25 है, ये लीजिए 25 कर दिया। अब कह रहा है के बीच में अंतर कितना है। तो देखो इन दोनों के बीच में अगर अंतर आप देखेंगे तो अंतर इनमें 20 और इसके बाद लाख टन है। तो लाख टन के लिए आपको कितना? ये 20 इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख टन हो गया। तो कितने जीरो लगना चाहिए दो के नीचे? दो के नीचे 6 जीरो। तो देखिए किस ऑप्शन में है? 2 2 4 1 5, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें 3 2 5 2 7, ये भी नहीं है। ये आपका सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बेटा, उसने दोनों के अंतर पूछे हैं। ये y का था और ये z का था। जैसा सवाल में कहता जाए वैसा हमको करते जाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1998 से 2000 के बीच की अवधि में कंपनी एक्स का औसत उत्पादन का उसी अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है। तो देखिए एक चीज समझिए कि जब भी औसत उत्पादन सेम ईयर में बोले, सेम ईयर में, तो आपको औसत निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने का भाग आप कंपनी एक्स वाले में दोगे उतने का ही भाग आपको कंपनी वाई वाले में भी देना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, हम उनको केवल सिंपल सा जोड़ से कर लेते हैं। तो हमने एक्स को इधर लिख लिया और वाई को इधर लिख लिया, कोई समस्या नहीं। अब x का 98 से 2000 के बीच में देख लेते हैं। 98, 99 और 2000। इसमें देखिए x कौन सा है? x है आपका ब्लू वाला। तो देखिए ब्लू वाला 98 में कितना है? 98 में है 25। चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये 98 का है, ये 99 का है और ये 2000 का है। ठीक है, तो 25 है। 99 में देखिए, 99 में आपका 50 है, 50 लिख लिया। इसके बाद 2000 में आपका 40 है, ये 40 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है? अब y का देखना ही नहीं, 3 साल में, तो y आपका रेड वाला है। तो रेड वाला देखिए
y ये आपका 35 हो गया। अब इसके बाद 99 में है आपका 40, हमने 40 लिख लिया। अब इसके बाद है आपका 40 के बाद इसमें है आपका 50 हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब आपको इनका टोटल करना है। तो इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स वाई, इधर आपका आ जाएगा देखिए 5, और इधर जोड़ेंगे 5 2 7 7 4 11 115, और इनका टोटल करेंगे तो ये देखो 5 आया, और ये 4 3 7 7 5 12 125। अब कह रहा है दोनों का रेशियो बताइए, तो यहीं पे रेशियो कर दो, 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 अनुपात 5 दूना 10 पचम 25। तो रेशियो क्या आ गया, 23:25। आंसर पहला ऑप्शन देखिए सही है। बिल्कुल सिंपल था। हमने कहा आपको रेशियो निकालने की जरूरत, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को समान अवधि में कह दिया है उसने। समान अवधि में कहे या समान ईयर के लिए कहे तो उसमें हमें एवरेज निकालना ही नहीं पड़ता है। सिंपल सी अपनी चीजें आप केवल जोड़ लीजिए और इसके बाद उनका मान जो पूछ रहा है वो कर सकते हैं, और सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है वर्ष 1999 और वर्ष 1998 96 लिखा, 1996 की तुलना में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब वाई की बात कर रहा है, पहले कौन सा ईयर है, तो पहले है आपका 1999, यहाँ पे हमने भाई 99 लिख लिया, फिर उसने 1996। अब देखो 99 में क्या है, 99 में है वाई का, वाई रेड वाला है, तो वाई का देखिए 99 में है 40। अब इसके बाद 96 में देखिए रेड वाला, 96 में है 25। तो ये कह रहा है कि ये कितना ज़्यादा है, तो ये 15 ज़्यादा है ना, 15 ज़्यादा है। और कितने में ज़्यादा है, तो बेटा 25 में ज़्यादा है, तभी तो वो 40 बना है। 15 जो 25 से ज़्यादा है तभी वो 40 बना है, इंटू 100% कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। 25 से 4 बार में काट दो, और 15 चौको होता है 60%। कितना परसेंट, 60%। आंसर सी आपका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई बेवजह की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत अमूल्य है। पेट के एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए हैं, सब लोग अपना अपना सेंटर देख लीजिएगा, और आने जाने का संसाधन साधन जो भी हैं वो सब उपलब्ध करा दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है चौथा नंबर, कह रहा है किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 साल में अधिकतम था। औसत उत्पादन देखिए 5 सालों की बात की है ना, तो मतलब ये है कि हमें औसत नहीं निकालना है, डायरेक्ट हम जोड़ के आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कंपनी हम एक्स लिख लेते हैं, एक्स फिर वाई और फिर जेड, तीनों को हमको जोड़ना है। तो देखो एक्स क्या है, तो एक्स है पहले 30, 96 में, 97 में है आपका 45, 98 में आपका 25, 99 में आपका है 50, और सन 2000 में है आपका 40। तो चलो जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 0, इसके बाद 5 हासिल का इसमें जोड़ दिया तो 5 5 10 10 2 12 12 4 12 4 16 16 और 3 होता है 19, यानी कि 190 हो गया। ठीक, अब बारी आती है वाई की, तो वाई है रेड वाला। तो देखो सबसे पहले 96 में है 25,
25 प्लस 97 में है 35 प्लस 98 में है 35 99 में है 40 और 2000 में है आपका 50। अब इनको जोड़ेंगे, देखिए 5 5 10 5 15, 5 हासिल 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 2 होता है 18। इसका हो गया 185। ठीक है, अब बात करते हैं जेड भैया की। किसकी? जेड भैया की। तो जेड है पहले 35, एक मिनट, पहले हैं 35 प्लस, इसके बाद हैं आपके 97 में 40 प्लस 98 में है आपके 45 प्लस 99 में है आपका 35 और सन 2000 में भी 35। चलो भाई इनको भी जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे 5 10 15, 5 20, 20 की 0 हासिल 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 3 19। अब देखिए उसने क्या कहा था, अधिकतम था। तो देखो ये दो संख्याएं, एक ये वाली और ये वाली दोनों बराबर आ गई और हाईएस्ट भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक्स और जेड दोनों। तो एक्स और जेड दोनों किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, ऑप्शन थर्ड में आपको मैच हो रहा है। समझ पाए? एवरेज निकालते तो इसी के बटे में देखो 5 5 कर देते, तब भी उतना ही आंसर आएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे चलें, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, कंपनी वाई के उत्पादन से कंपनी जेड के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम किस वर्ष है। तो अधिकतम किस वर्ष है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिए आपको हर एक उसका लिखना पड़ेगा। तो देखो कंपनी वाई, तो वाई भाई यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। अब वाई की सारी डिटेल लिख लेते हैं। जिस जिस वर्ष बढ़ा है, देखो 96 में 97, ठीक है, 96 बढ़ा है आपका, कितना बढ़ा है, एक मिनट, 96 में आपका है 25, लिखते चलते हैं, 97 में है 35, 98 में भी 35, 99 में 40 और 2000 में 50। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जेड वाले में आता है, जेड का भी लिख लेते हैं, पेन चेंज कर देते हैं। जेड देखो 96 में है आपका 35, 97 है 97 40, 98 में देखिए आपका है 45, 99 में है आपका फिर से 35 डिक्रीज हो गया है, तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये कम हो गया है, उसने अधिकतम का पूछा है। और फिर इसके बाद ये कुछ बढ़ा नहीं है तो इसको फिर से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे इसको छोड़ दो क्योंकि ये 35 से 35 ही रहा। अब ये देखो बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, 25 में बढ़ा है, तो ये 4% बढ़ा, ये 0 बढ़ा, यहाँ पे देखो 5 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, 35 में बढ़ा है, इंटू 100 करोगे तो ये और कम आएगा। ये 10 बढ़ा है, 40 में बढ़ा है, तो 10/40 इंटू 100 करोगे, ये 0, 25% बढ़ा है। अब इसमें आते हैं तो देखो 35, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये 5% बढ़ा, 5 बढ़ा है 35 में, इंटू 100 करेंगे
अब इसके बाद ये करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा सन लास्ट वाला कौन सा, 99 वाला सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा कि भाई 99 में सबसे ज़्यादा बढ़ा तो तब जाके 2000 में 50 हुआ है। वो तो ऐसे ही दिख रहा है ना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिंपली इसमें देखते तो ये तो वैसे ही दिख रहा है, और उससे पहले का एक साल ले लो कि 99 में बढ़ा तब 2000 में जाके 50 पहुंच गया। और कौन बढ़ा, वाई बढ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट किसी पुस्तक के प्रकाशित करने में हुए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। ठीक है, प्रतिशत विवरण दर्शाता है। तो अब कह रहा है पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो भाई चलो पाई चार्ट करते हैं। कहता है पहला, देखो ये पुस्तक का प्रकाशन है विभिन्न प्रतिशत में। अब कह रहा है पुस्तक की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपए है तो पुस्तक पर प्रयुक्त कागज की कीमत क्या है। तो देखो समझने का प्रयास करते हैं। उसने कहा है कि जो पुस्तक का लागत मूल्य है वो अंकित मूल्य से 20%, सॉरी, जो लागत मूल्य पुस्तक की कीमत है वो लागत मूल्य से 20% अधिक है। तो यानी कि जो अंकित मूल्य है वही तो उसका कीमत है ना। तो 180 रुपए जो है वो 120% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% की वैल्यू है। यानी कि 120% को हम लिख सकते हैं 6/5 की वैल्यू। फ्रैक्शन बनाएंगे तो 6/5 की वैल्यू है 180 रुपया। यहां से देखो काटोगे तो 6 तिरका 18 और 3 पंजे 15। पुस्तक की जो लागत मूल्य आएगी वो 150 रुपए। सीपी जो आएगी, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं, वो 150 रुपए निकल आई। ठीक, कोई समस्या नहीं है। देखो अगर आप 120% बराबर भी करते 180 के तो आपको 100% निकालना पड़ता है। 100% यहाँ से निकालते इस तरह से, 100% बराबर तो 180/120 इंटू 100, यही करते। और जब काटते 60 से काटते तो 6 तिरका 18, 6 दूना 12, 2 से इसको काटे 50, 5 तिया 15, 150 रुपया फिर भी आती आती। तो वही चीज वो भी लिखा है, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो 150 रुपया लागत हो गया। तो अब कह रहा है कागज में प्रयुक्त एक प्रति कागज की कीमत। तो देखिए जो पेपर कॉस्ट है वो 25% है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 150 का 1/4 करोगे। अब 4 से इसको काट दो तो 4 तिया 12, यहाँ पे बचा 1, 4 दूना 8, सॉरी यहाँ पे 3 बचा तो 4 सत्ते 28 होगा। इसके बाद 4 पांजे 20, तो 37 रुपये 50 पैसा। देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को हमें देखते हुए आगे बढ़ना है, इन्हीं चीजों के आधार पर ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, आगे चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि पुस्तक के एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक मुद्रण की लागत यानी प्रिंटिंग कॉस्ट के रूप में 30,600 रुपए भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की राशि, यानी कि उसने क्या किया है, प्रिंटिंग कॉस्ट यानी 20% की वैल्यू देकर रॉयल्टी 15% की वैल्यू पूछी है। बड़ा सिंपल सा है, 20% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है 20% की वैल्यू, तो 20% की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 30,600, है ना। 30,600, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, इसके बाद 2 एकम 2, 15, 2 तिया 6 और 0, 1530 हो गया। अब आपको चाहिए कितना, 15%, यानी ये 1% कन्वर्ट कर दिया आपने। तो 15% बनाना है इसको, तो 15 का गुणा करा दो। तो इसमें जब 15 का गुणा कराएंगे, डायरेक्ट करा देते हैं, तो 15 0 0, 15 से 45 और 15 पंचे 75, 75 और 4, 75 और 4 हो जाएगा 79,
हासिल 7 रहेगा, 15 कम 15 7 22, तो कितना आ जाएगा 22,950 रुपया। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसने 20% की वैल्यू दी थी और 15% की पूछ रहा था। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित करनी हो, कितनी प्रतियां प्रकाशित करनी हो? 5500 प्रतियां प्रकाशित करनी हो, उस पर परिवहन लागत 82,500 रुपये आया हो, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% लाभ भी कमा सके? कितने परसेंट का लाभ कमा सके? 25% लाभ कमा सके। तो हमें पहले ये जानना है कि ये 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी टोटल कीमत कितनी आई होगी, है ना? टोटल खर्च कितना आया होगा? तो उसने किसका? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन लागत। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ है? ये रहा 10%। तो 10% की वैल्यू उसने बता दी है 5500 किताबों का। 10% की वैल्यू उसने बताई है 82,500। ठीक है, अब अगर इसको हम 100% कन्वर्ट करें तो देखो 10 के आगे एक जीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो एक जीरो इधर बता दिया, तो 8,25,000 हो गया 100% की वैल्यू। ठीक, अब ये जो इतना वैल्यू आई है ये कितने किताबों की है? 5500 प्रतियों की। तो यहाँ पे 5500 का हमें सिंपली भाग दे देना है, तो यहाँ से एक किताब की हमें कीमत मिल जाएगी। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ और 55 से इसमें अगर काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? तो ये कट जाएगा 150 बार में, 150 बार में कट जाएगा बिना किसी समस्या के। ठीक, अब ये जो कीमत आई है, एक पुस्तक की कीमत आई है, ये 100% की वैल्यू है 150 रुपया, है कि नहीं है भाई? जो 100% की रियल वैल्यू थी उसमें हमने 5500 का भाग दे दिया तो एक किताब की वैल्यू आ गई, तो ये भी तो अपने आप में 100% है। अब ये कह रहा है कि उसे 25% का लाभ भी चाहिए, तो अगर 100% वैल्यू है और उसे 25% का लाभ चाहिए तो 125% की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहां से अगर 1% की वैल्यू निकालो तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और 125% की या 1% की वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा ठीक है। अब इसके बाद 125% की वैल्यू निकालनी है, तो 125% की वैल्यू का मतलब है 1.50 इंटू 125 करोगे तो आपकी कीमत आ जाएगी 187 रुपया 50 पैसा। कितनी आ जाएगी? 187 रुपया 50 पैसा आपकी कीमत आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको आपको समझ के करना है। समझ के अगर आपने किया तो बड़े आसानी से काम हो जाएगा। आगे चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? अब ये नहीं सोचना कि जो रॉयल्टी है, ये रही रॉयल्टी, ये क्या कहते हैं, प्रिंटिंग 20% से कितना कम है, तो आप यहीं पे घटा के 5% आंसर कर दो। गलत हो जाएगा क्वेश्चन, गलत हो जाएगा। उसने परसेंटेज का परसेंटेज पूछा है, तो रॉयल्टी और प्रिंटिंग पे, तो रॉयल्टी देखिए आप 15% है और प्रिंटिंग आपकी 20% है। तो देखो ये कम कितना है? 5 पर, और कितने में कम है? 20 में कम है, तभी तो वो 5 है। इंटू 100%, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 5 बार में कटा और पचम 25%, आपका राइट आंसर आएगा 25%। आप वहां से डायरेक्ट कर रहे थे तो आपको 5% मिल रहा था, है ना? तो ये आपका सही आंसर होगा 25%। ठीक, समझ गए? आगे चलें। ये रहा इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? देखो मैंने कहा था डिग्री पूछेगा, तो आपको हमेशा याद रखने वाली एक चीज बताई थी कि आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है। कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। तो यहां से आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो देखो 100 उधर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 36/10 डिग्री।
आ जाएगा। अब आपको चाहिए 15% की, तो भाई 15 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 36/10 इंटू 15, करवा दिया। 5 से इसको काटो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से इससे काटो, 18 बार में कट गया। 18 तिरका होता है आपका 54 और उसके नीचे ऊपर लगाना है डिग्री, यही आपका आंसर है। ये रहा थर्ड नंबर आंसर। कितना सिंपल था, है ना। आगे चलें। ये देखिए नई डीआई है, निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में कह रहा है नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निश्चित वर्षों में दो अलग अलग विद्यालयों में दाखिल हुए बच्चों की संख्या, विद्यालयों में दाखिल हुए बच्चों की संख्या है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किस वर्ष दोनों विद्यालयों को मिलाकर हुए विद्यार्थियों की संख्या दूसरी सबसे कम थी, यानी कि सबसे कम से ज्यादा वाली, एक ज्यादा वाली, है ना। तो देखो चलो भाई मिलाते हैं, तो 20 और 35 होती है 55, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 75, ये आपका हो जाएगा 90 और ये आपका हो जाएगा 115। तो सबसे कम यहाँ पे थी, दूसरे नंबर पे आपका आ गया 2014। यही आंख बंद करके आंसर कर देना, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। समझ पाए, कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलें। चलें, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है 2015 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2016 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच में अंतर। तो 2015 में कितने विद्यार्थी दाखिल हुए हैं, तो कुल विद्यार्थी यहाँ पे आ गया 90,000 या 90 विद्यार्थी, और 2016 में 115, है ना। और इनके बीच में अंतर कितने का है, तो इनके बीच में अंतर है आपका 25 का। कितने का अंतर है, 25 का। यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, आंख बंद करके करने वाली चीजें हैं, और फिर भी ना कर पाओ तो अभ्यास करो। जरूरी थोड़ी है कि ये कोई यही बोले कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, है ना। अभ्यास करो, प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है वर्ष 2013 में स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या और वर्ष 2016 में दोनों स्कूलों के बीच में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच में अनुपात क्या है। तो 2013 के ए का लेना है, तो 2013 में ए कौन सा है, ए आपका ब्लू वाला है, तो ए में 20 शामिल हुए हैं, तो 20 भाई पहले लिख लो, अनुपात लगा दो। अब 2016 में दोनों में, 2016 में दोनों में 115 शामिल हुए हैं, अभी आपने निकाला था, तो 115 यहाँ पे लिख दो। अब 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो आपको अनुपात कितना मिल गया, 4:23 मिल गया। कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना। अगर ये आप करना चाहो तो कितनी आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना है ना, जो आप लोगों के पास भगवान ने बहुत अच्छा दिया है ना। अब कह रहा है वर्ष 2013 में स्कूल बी में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है 2013 में। तो देखो 2013 में ए और ये बी है, तो ए में 20 दाखिल हुए और बी में दाखिल हुए 35, तो भाई कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। कितने में ज़्यादा है, 20 में ज़्यादा है, इंटू 100% कर दो, ठीक है। 20 से देखो ये काटोगे 5 बार में कट जाएगा, और 15 पांजे होता है 75% आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, क्या नहीं आता है, सब कुछ आप लोग कर सकते हो, है ना। आगे चलें। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2013 से 2016 तक स्कूल बी में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या का औसत। अब औसत यहाँ पे पूछा है, तो औसत आपको निकालना पड़ेगा,
2013 से 2016 यानी सभी को पूछा है बी का, तो भाई बी यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके सभी जोड़ लेते हैं, तो ये पहले है 35 प्लस, फिर है 40 प्लस, फिर है आपका 40 प्लस, फिर लास्ट में है आपका 55 बटे 1 2 3 4, 4 यूनिट है तो 4 का भाग लगाना है, बराबर। अब देखो जोड़ोगे 5 5 10, हासिल 1, 6 6 4 10, 10 4 14, 14 3 होता है आपका 17 बटे 4, तो 4 चौको 16 और यहाँ पे बचेगा 1, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। आपका एवरेज निकल के आया 82.5। ये रहा आपका आंसर। कितना आया? 82.5। आगे चलें बेटा। ये रहा अगली डीआई, बड़ी ही आसान डीआई है। देखो छात्रों की कुल संख्या उसने 2000 बता दी है, तो लो भाई हमने लिख लिया 100% की वैल्यू 2000। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, आगे चलें। देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है गांव ए गांव सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात। तो जब भी आपको अनुपात पूछे, परसेंटेज पूछे, तो आपको रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, वहीं से काम हो जाएगा। ए इधर लिख दो, सी इधर लिख लो, बीच में अनुपात। ए है 15%, लो भाई 15 लिख दिया। सी है आपका 10%, 10 यहाँ पे लिख दिया। जो पहले पूछे उसे पहले लिखो, जो बाद में पूछे उसे बाद में लिखो, है ना। तो पहले किसको पूछा है? पहले उसने ए को पूछा है, तो भाई ये लो 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो 3:2 आपका आंसर आ गया। 3:2 आ गया। आगे चले। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि डी से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं तो डी के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू मैंने बताई थी, कितनी है? 100% की वैल्यू है 2000। तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो 20 आ जाएगी, आ जाएगी। अब डी देखो कितना परसेंट है, 20% है, तो 20 इंटू 20 करोगे तो डी के बच्चे कितने आ जाएंगे? 400। अब कह रहा है 400 का 70%, 70% का मतलब है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/10, काट दो, और 4 सत्ते 28, तो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? 280 बच्चे स्कूल जाते हैं, यही आपका आंसर हो। क्या था इसमें, है ना। चलो आगे चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक गांव डी और ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई डी और ई हम जोड़ लेते हैं, तो 30 और 20 होती है 50, 50% हो गया। 50% का मतलब है टोटल संख्या का आधा, यही तो होता है। तो टोटल संख्या 2000 है, और 2000 का 50% यानी 1/2 करोगे, तो 1/2 करोगे तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन में, है ना। और फिर भी ना कर पाओ तो फिर जय 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 जय। ये रहा, कह रहा गांव बी में गांव सी से कितने बच्चे अधिक हैं। तो बी में सी से देखो यहाँ पे कितना परसेंट अधिक है? 10% अधिक है। तो भाई 10%, ये 100% की वैल्यू है 100% की वैल्यू। अब इसे 10% बनाया जा सकता है, एक जीरो इधर से हटा दो, एक जीरो इधर से हटा दो, कितना बच्चा बचा? 200, वही आंसर हो गया। डीआई सॉल्व ही नहीं की जाती है, डीआई केवल संकेतों से देखी जाती है। सॉल्व करने बैठोगे समय बहुत लग जाएगा, है ना बेटा। सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंपली देखना है केवल, ठीक है। आगे चलें। देखो उसने, हमने ए और बी का निकाल दिया है, जबकि उसने बी और सी का कहा है ना। चलो उसको फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 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 चलो, बी और सी, ये देखो कितना परसेंट अधिक है? 15% अधिक है। तो यहाँ पे देखो ये बराबर है आपका 100% के, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 2 जीरो इधर से हटा दो, 2 जीरो इधर से हटाओगे तो 20 आएगा। अब 20 का गुणा अगर आप 15 में कटाओगे तो 15 दूना होता है 30,
और उसके साथ एक जीरो लगा है, 300 आपका आंसर आएगा। ये सही है। वहां पे मैंने बी को ए समझ लिया था या सी यहाँ पे बी समझ लिया था, बस ये किया था। ठीक है, आगे चले। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि गांव डी के बच्चों में लड़कियों का प्रतिशत 55 है तो इस गांव में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो डी की वैल्यू कितनी आई थी, अभी आपने पिछले निकाला था, 400 बच्चे आए थे। अब 400 में 55% लड़कियां हैं। लो भाई, 400 को 55% कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, 5 को 20, 5 को 20, 2 22, तो कितने बच्चे आ गए, 220 लड़कियां हैं वहां पे। कोई कैलकुलेशन नहीं है ना। आगे चलें। ये रही अगली डीआई। देखो, समझने का प्रयास करना, डीआई में कुछ भी नहीं है। ये दशमलव वाली डीआई बहुत परेशान करती है, पिछले साल भी दशमलव वाली आई थी, कैलकुलेशन करवा करवा के माथा पच्ची करवा दी थी। इसका एक बड़ा सिंपल सा फंडा मैं बताऊंगा, ठीक है। जब भी दशमलव लगे हों तो देखना क्या सब में समान अंकों पे दशमलव लगा है, और अगर ऐसा है तो सबके दशमलव हटा दो अपने मन से, बाद में केवल वैल्यू निकालते समय ध्यान रखना कितने अंक बाद दशमलव लगाना है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं देरी ना करते हुए। कह रहा है 2004 और 2014 के पेट्रोल की औसत कीमत में लगभग कितने प्रतिशत का अंतर है। तो देखो पेट्रोल कौन सा है, पेट्रोल आपका ब्लू वाला है। तो 2004 ये रहा आपका, 2004 में पेट्रोल की कीमत है 36 रुपये 49 पैसा। 2004 36 49 है। और इसके बाद 2014 ये रहा लास्ट वाला, लास्ट में इसकी कीमत है 73 रुपये 70 पैसा। कितनी है, 73 रुपया 70 पैसा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 73 70। अब कह रहा है कितने प्रतिशत या लगभग कितने प्रतिशत का अंतर है। तो प्रतिशत का अंतर निकालने के लिए तो देखो ये कितना ज़्यादा है, तो ये अगर घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 273। 3721 ज़्यादा है, कितने में ज़्यादा है, 3649 में ज़्यादा है। इंटू 100% कर दो, ठीक है। अब देखो भाग दोगे तो भाग ये आपका जाएगा 101 सही 97%। कितनी बार जाएगा, 101 सही 97%। अब इसी को राउंड फिगर लेके 102% लिख दिया गया है, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यही कैलकुलेशन आपको सीखना है, इसी पे आधारित होती है डीआई। मैंने पहले दिन बताया था कि डीआई सिर्फ कैलकुलेशन मांगती है, और नॉर्मल सी आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आता हो काम हो जाएगा। ये रहा आज का दूसरा मतलब इस डीआई का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है किस वर्ष पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच अंतर न्यूनतम है। तो देखो न्यूनतम का मतलब है उनके बीच में सबसे कम अंतर हो। तो यहाँ पे देखो अगर देखोगे तो 36 है, 24 है, यानी 12 का अंतर है। यहाँ पे देखो तो सिंपल सिंपल सा लिखते जाते हैं, यहाँ पे 12 लिख दिया। 2005 में देखेंगे 29 40, 29 40 का मतलब 11 का अंतर है। कितने का, 11 का। 2006 में 33 46, ये 13 का अंतर समझ में आ रहा है। इसके बाद 2007 में देखो 32 46 14 का अंतर है। कितने का अंतर है, 14 का। अब 2008 में देखोगे 34 48, ये भी 14 का अंतर है। ठीक है, अब 2009 में आएंगे 32 43, 11 पॉइंट का अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद और आगे चलेंगे 38 50, 38 50, ये 12 का अंतर है। इसके बाद 40 61, 21 का अंतर है। इसके बाद 2012 में 43 68, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लास्ट वाला देख लो 73 66, ये लगभग 7 का अंतर है। कितने का,
7 का, तो सबसे कम अंतर यही दिख रहा है, कौन सा, 2014 का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका अंतर सबसे कम दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलें, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है वर्ष 2006 से 2012 के दौरान डीजल की कीमतों का औसत क्या है। तो 2006 से 2012 यहां से लेके यहां तक के डीजल की कीमत, डीजल कौन सा है, रेड वाला। तो मैंने कहा था दशमलव हटा के लिख लेना, कोई समस्या नहीं है। तो 2006 में देखो डीजल कितना है, तो 2006 में आपका डीजल है 33.65, 33.65, ऐसे ही सिंपली लिखते जाइए, जोड़ना पड़ेगा, औसत निकालना है। फिर इसके बाद 32.85, फिर है आपका 3404, 3404, फिर है 3276, फिर है 3851, 3851, 4001, और लास्ट डिजिट है आपकी 4001 हो गया, 4347, 4347। ठीक, अब इन सबको जोड़ देते हैं। इनको जोड़ेंगे, 7 1 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 और 5 24, 24 की 4 हासिल 2, तो 4 और हासिल वाले 2 हो जाएंगे 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 8 26 की 6 हासिल 2। इसके बाद 3 और 2 हो गया 5, 5 और 8 होता है 13, 13 और 2 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21। एक मिनट रुको, मैंने ऊपर वाली डिजिट ली ही नहीं दोनों में, एक बार फिर से करते हैं। 7 1 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 और 5, 19 और 5 होता है 24, 24 और 5, 24 और 5 होता है आपका 29 की 9 हासिल 2, 4 2 6, 6 5, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 8 26, 26 और 6, 26 और 6 होता है आपका 32 की 2 हासिल 3, 3 और 2 5, 5 और 8, 8 और 5 आपका होता है 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 और 3, 21 और 3 हो गया आपका 24, 24 हो गया, 21 और 3 24 और एक 25, हाँ यहाँ पे आएगा 5 आपका। यही कैलकुलेशन ही ध्यान रखना है बेटा, और कुछ नहीं। तो ये 5 हो गया। अब हासिल 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 16 3 19, 3 22, 22 और 3, 22 और 3 होता है 25। अब 2 अंक बाद दशमलव था, हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, बटे ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट हैं, 7 डिजिट हैं। तो 7 का हमें करना पड़ेगा भाग। अब 7 का भाग देंगे तो 7 त्रिका होता है 21, ठीक है। इसके बाद होगा 7 छंग 42, फिर 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, आपका 36.47, 36.47, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यही एवरेज सही है, समझ पाए। तो यहाँ पे देखो दशमलव वाला आया, कैलकुलेशन बढ़ गया, बढ़ गया। आगे चलें, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में
किस वर्ष पेट्रोल की कीमत में औसत गिरावट अधिकतम थी? तो देखो गिरावट, तो यहाँ से ये बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पे बैलेंस हुआ, यहाँ पे बैलेंस हुआ, यही गिरा है। और ये किस वर्ष है? 2009। बस यही आंसर है, कुछ भी नहीं करना था। गिरावट ही पूछी थी, तो गिरावट एक ही जगह हुई है 2009 में। बाकी सब जगह या तो स्टेबल रहा है या तो आगे रहा है। तो देखो यहाँ पे भी गिरावट हुई थी, लेकिन गिरावट ना के बराबर हुई है ना। आगे चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है 2004 में डीजल तथा पेट्रोल की औसत कीमत में लगभग कितना प्रतिशत के अंतर था 2004 में? तो ये देखो, ये आपका 36 है, ये आपका 24 है, तो इनको घटाना पड़ेगा। तो 2004 में पेट्रोल और डीजल की कीमत लिखते हैं, तो ये है 3649 और ये है 2435। इनके बीच में अगर अंतर निकाला जाए तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। इतना अंतर है। अब प्रतिशत वृद्धि की बात की है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2435। और परसेंटेज की बात की है तो इन 200% करा दो। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में हमारा आंसर आ जाएगा 49.85%। कितना आ जाएगा? 49.85%, जो कि है 49.85%। 2004 में ही तो पूछा है। हाँ, तो देखो ऑप्शन इसके गलत हैं, आंसर यही सही है 49.85%। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। ठीक, आगे चलें। तो इतने ही क्वेश्चन थे, लगभग सभी तरह की डीआई हो गई, सभी तरह के पाई चार्ट भी हो गए। इसके बाद ये सारणी वाला भी हो गया, डंडारेख भी हो गया, ये हो गया आपका। अब आपकी डीआई कंप्लीट हो गई है। इन्हीं दोनों वीडियो को दो दो बार आप रिवीजन बेस पे देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए और चीज़ों को अच्छा करिए। हम अगली वीडियो जो लाएंगे वो हिस्ट्री के जो मेरे नोट्स हैं उनकी व्याख्या होगी। कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा, केवल व्याख्या होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको इस चीज़ का लाभ मिले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।